चलिए देखिएगा, संविधान में टोटल 395 अनुच्छेद हैं। अब उसके अधीन देखेंगे अनुच्छेद पहला क्या कहता है। ठीक है जी, समझिएगा। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। समझिएगा, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब समझिएगा, संघ का मतलब यहाँ पर हमारे जो संविधान निर्माता थे, कौन थे जी? आपका संविधान निर्माता, उन्होंने अलग प्रकार से बताया। उनका मानना ये था कि भारत, ठीक है जी, भारत जो है, क्या देखिएगा, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ होगा। याद रखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं कि भारत जो है विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ होगा। ये किसका दिन था? संविधान निर्माता कहने का मतलब था हमारी भीमराव अंबेडकर का कथन था। याद रखिए। अब समझते हैं, सबसे पहले जाएंगे संघ क्या होता है, परिसंघ क्या होता है, फिर समझ में आएगा। पूरे विश्व में 3 प्रकार के राज्य होगा, ठीक है जी। एक होता है परिसंघ, एक होगा अपने परिसंघ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेडरल। याद है क्या बोलेंगे? कॉन्फेडरल होता है। अब समझिएगा, परिसंघ किसे कहते हैं। याद रखिएगा, परिसंघ जो होता है छोटे छोटे राज्यों का क्या होता है? समूह। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कॉन्फेडरल छोटे छोटे राज्यों का समूह होता है, और ये छोटे छोटे राज्य कुछ शक्तियाँ, याद रखिए क्या करते हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र को सौंप देती हैं, ठीक है, केंद्र को सौंप देते हैं। और जैसे अपनी शक्तियाँ केंद्र को सौंपेंगे, वैसे क्या बन जाएगा जी? एक देश बन जाता है। उस देश को हम लोग क्या कहते हैं? परिसंघ कहा जाता है। समझिएगा, परिसंघ क्या होगा? ये छोटे छोटे राज्यों का एक समूह होता है। याद रखिएगा। अब इस समूह क्या कि आपस में एक शक्ति को क्या कि आपस में बांट दी, तो ये जो बना आपस में बिल, याद रखिएगा, ये क्या बन जाएगा? एक प्रकार से हमारा पूरा सिस्टम हमारा क्या बन जाएगा? एक प्रकार से हमारा देश बन जाएगा। अब इसकी खामियां ये रहे कि आसानी से, जब इसकी इच्छा होगा, आसानी से राज्य अलग हो जाता है। याद रखिए, किसी प्रकार के निर्बंधन नहीं रहता है। ऐसे राज्य को हम लोग क्या कहते हैं? परिसंघ। जैसे यूएसआर देख लीजिएगा, आसानी से टूट सकता है, ठीक है। याद रखिए, इसे क्या कहते हैं हम लोग? परिसंघ के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। जैसे आपका यूरोपियन लिंग हो गया, आपस में बनाए कभी भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया? ऐसे राज्य जो आसानी से अलग हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? परिसंघ कहते हैं। और याद रखिएगा, ये छोटे राज्यों का समूह होता है, और आपस में क्या करते हैं? जैसे युद्ध हो गया, उससे निपटने के लिए अपनी शक्ति को आपस में एक बांट लेते हैं और युद्ध का सामना करेंगे। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? उसे परिसंघ कहा जाता है। याद रखिएगा, पहला होगा परिसंघ। दूसरा अगर बात करें, एक होता है जिसे कहते हैं हम लोग, संघ के नाम से ही जानते हैं, संघ को कहा जाता है फेडरेशन। अब याद रखिएगा, फेडरेशन और एक संघ यूनियन भी होता है, ठीक है। याद रखिएगा, फेडरेशन का मतलब होता है यहाँ पर छोटे छोटे राज्य रहते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे राज्य क्या करते हैं? शक्ति आपस में, शक्ति क्या करेंगे? आपस में बांट देंगे, शक्ति को केंद्र को सौंप देते हैं। याद रखिएगा, कंडीशन ये रहता है, यहाँ भी छोटे छोटे राज्य हैं, शक्ति किसको सौंपेंगे? केंद्र सरकार को। और ऐसे जो बनेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? देश के नाम से जाना जाता है। अब बशर्ते, याद रखिए, यहाँ पर शर्त रहता है एग्रीमेंट के माध्यम से, समझौता कानून होता है। क्या होता है जी? समझौता। वहाँ समझौता नहीं था, यहाँ समझौता के तहत आपस में संघ बना लेते हैं।
जैसे वर्तमान में आप याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, याद रखिएगा वो कैसा है, फेडरेशन है। क्या कहे, मतलब अमेरिका है एक नहीं, कई समूहों का ग्रुप है जो क्या कहे जी आपस में समझौता करेगी। अब यहाँ भी याद रखिएगा राज्य अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या होगा, याद रखिएगा इस समझौता को क्या करना पड़ेगा जी, तोड़ना पड़ेगा। जबकि वहां पे ऐसा नहीं था, किसके मामले में, परिसंघ के मामले में आसानी से वो अलग हो जा रहा था। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस समझौता को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के पश्चात उस देश से अलग हो सकता है। तो वर्तमान में आपका यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। याद रखिएगा अमेरिका क्या है, कई देशों का एक समूह है जो किस में आता है, आपके पास संघ में आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेडरेशन, ठीक है। तीसरा जो प्रकार होता है उसे हम लोग कहते हैं यूनियन, ठीक है जी। यूनियन का मतलब भी होता है संघ। अब याद रखिएगा ये सबसे मजबूत प्रकार है, इसी खासियत ये है कि यह अविभाज्य होता है। कहने का मतलब एक बार इसमें शामिल हो गए तो राज्य अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकते, न ही किसी प्रकार का समझौता लगता है इसमें, ठीक है। मतलब एक बार जो यूनियन में शामिल हो गया वो राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता। जैसे कि एग्जाम्पल में भारत, याद रखिएगा जी, भारत कैसा है, हमारा यूनियन, ठीक है। तो दुनिया में 3 प्रकार के देश होगा, एक होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बेसिक परिसंघ कहेंगे, कॉन्फेडरल के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, फेडरेशन, और तीसरा क्या होता है, संघ। पहला कंडीशन ये होता है कि कुछ छोटे छोटे राज्य या कुछ राज्यों का समूह होता है जो अपनी शक्तियां केंद्र को देता है, जो केंद्र को मिला वही क्या कहलाता है, एक प्रकार से हमारा देश कहलाता है। खासियत ये है कि वहां से कुछ समझौता टूटता है, कैसे भी रहा, अगर नहीं बनेगा तो आसानी से अलग हो जाता है, किसी प्रकार के संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होता है। दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं फेडरेशन, याद रखिएगा फेडरेशन मतलब इसका मतलब भी संघ होता है, याद रखिएगा ये भी कई राज्यों का समूह होता है या छोटे छोटे राज्यों का समूह होता है। शर्त क्या होता है, ये लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, समझौता के तहत शक्ति एक सौंप देते हैं। जैसे कि आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिए आपस में एक समझौता कर लिया है, चाहे तो कनाडा कभी भी अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो अलग हो सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है, समझौता को तोड़ना पड़ेगा। जबकि तीसरा क्या है, याद रखिएगा तीसरा चीज बोलते हैं हम लोग यूनियन, ये अविभाज्य होता है। यदि एक बार आप शामिल हो जाओगे, जब तक देश है तब तक वो रहेगा, ठीक है। जैसे कि भारत, नहीं लगता कि हमारा छत्तीसगढ़ अलग हो जाएगा, या आपका जो आसपास बॉर्डर किनारा है आपका राजस्थान वो अलग हो सकता है। जब तक भारत है तब तक कह रहे हैं आपका राजस्थान कहा जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं संघ, ठीक है जी। अगर इसको समझना है तो एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे समझिएगा जी, ईंट ले लीजिएगा, ठीक है। तो नॉर्मल जो ईंट होता है बिना प्लास्टर की, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिसंघ। इकट्ठा कर मतलब जैसे हम मंगाते हैं भट्टा से और घर के सामने रख दिया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिसंघ। अच्छे से मुक्का मारिएगा तो टूट जाएगा, होगा, ठीक है। दूसरा, अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, चुनाई कर देंगे, मतलब इसे सीमेंट से क्या करेंगे जी, जाम कर देंगे, याद रखिएगा। जाम हो जाएगा तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसके लिए इसे क्या कहेंगे हम, इसे हम लोग कहते हैं संघ। संघ का मतलब यहाँ पर हो जाता है आपके पास फेडरेशन, याद रखिएगा। वहाँ दोनों रहेगा ना, ज़्यादा के देखिए इंग्लिश में देखिएगा। और तीसरा, अब इसी अब क्या करोगे, प्लास्टर लगा दो। जब प्लास्टर लगा दोगे ऊपर से रंगाई पुताई कर दीजिएगा, फिर पुटी उटी सब मार दीजिएगा, अब आसानी तोड़ के दिखाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान करना पड़ेगा, या तो पूरा उसका वजूद ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अगर वो टूटेगा ना देश रहने मतलब ईटा रहेगा नहीं, वो रहने वाला है। सेम उसी प्रकार जो संघ होगा, अगर एक बार टूटा ना राज्य रहने वाले हैं ना देश रहने वाला है। सेम उसी का भारत है, भारत एक बार आप शामिल हो गए, ठीक है जी, तो क्या हो जाता है, आप आसानी से अलग नहीं हो सकती। अब कंडीशन ये था, समझिएगा। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है जी, याद रखिएगा। तो इसका समझिएगा अनुच्छेद 1 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है, ये याद रखिएगा। ये कहता है भारत के
राज्य क्षेत्र वही होंगे, याद रखिएगा वही होंगे जो अनुसूची एक में दर्ज हो। ये समझ में आ गया। पहला क्या कहते हैं, बता दे भारत राज्यों का संघ है। कैसा संघ है, तो याद है कि अविभाज्य संघ है। जबकि राज्य कैसा जी, अलग अलग है, इसलिए भारत को क्या बोल रहा है, विभाजित राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। जबकि अमेरिका को क्या बोलते हैं जी, विभाजित राज्यों को विभाजित संघ कहा जाता है, क्योंकि अलग आसानी से अलग हो सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा अनुच्छेद 1 का सब, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र वही होगा जो अनुसूची 1 में दर्ज हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी, 28 राज्य और 8 क्या मिल जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश, ये बताया है। ठीक है, अब इसी में अनुच्छेद 1 का सब आर्टिकल 2, ठीक है जी, यहां पे राज्य के 3 प्रकार बताए हैं। राज्य के 3 प्रकार याद रखिएगा। तो राज्य के भी 3 प्रकार होते हैं एक देश के भीतर। पहला, एक राज्य का राज्य क्षेत्र होगा, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य ले लीजिएगा, ठीक है जी। दूसरा क्या हो जाएगा जी, संघ शासित प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। और तीसरा, विदेशी जमीन, विदेशी देश, अगर इसको शामिल कर इसमें जगह रखा गया है, याद रखिएगा। ये 3 प्रकार की चर्चा किया गया है इसमें अनुच्छेद 1 में। अब समझते हैं कंडीशन, पहले मैप समझिएगा। ये था हमारा अखंड भारत, ठीक है, समझिए था हमारा अखंड भारत। 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये जो हमारा मूल था, याद रखिएगा। तो पहला विभाजन कब होता है, 1893 में अफगानिस्तान को भारत से कर दिया जाता है, याद रखिएगा। और इस विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं जी, डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं, डूरंड रेखा। क्लियर हो गया। पहला मतलब ये अखंड भारत है, सभी हमारे हिस्से में, याद रखिएगा अफगानिस्तान भी आता था। तो प्रथम विभाजन कब होगा, 1893 में। दूसरा विभाजन होता है म्यांमार, जिसे उस समय हम लोग बर्मा के नाम से जानते थे, याद रखिएगा, ठीक है। इसका विभाजन कब होता है, भारत शासन अधिनियम 1935 के दूसरा विभाजन हो जाता है, ठीक है। और तीसरा कब होगा, जब हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में। ये था हमारा पश्चिमी पाकिस्तान, और जो वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ये कहलाता था हमारा पूर्वी पाकिस्तान। तो बांग्लादेश कब बना जी, 1973 ना। देखिए जी, युद्ध किया, ठीक है, 73 में अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसे लगता है पूर्णतः 73 में बन के आता है, याद है, ठीक है। अब समझिएगा, ये अलग हो गया। वर्तमान में भारत 1947 में ये हमारा स्वरूप देखने को मिलता है। अब आज़ाद हुआ, देखेंगे आगे, ऊपर वाला LOC बनेगा, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, और इधर जो हिस्सा है ये हम अक्साई चीन कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। और जो ट्रायंगल ऐसा, यही हमारा वर्तमान में भारत है, याद रखिएगा। उससे पहले आप अनुच्छेद 2 पढ़िए थोड़ा सा, फिर समझ आऊँ बताऊंगा मैं। अनुच्छेद 2, देखिए जी, अनुच्छेद 2 मोस्ट MP है। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारतीय संविधान, ठीक है जी, भारतीय संविधान में संशोधन करके, क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके विदेशी राज्य को, याद रखिए, विदेशी राज्य को या विदेशी राज्य के किसी टुकड़े को, विदेशी राज्य के किसी टुकड़े को भारत में शामिल किया जा सकता है, भारत में शामिल किया जा सकता है, ये कहा जाता है। मतलब विदेशी राज्य को भी हम अनुच्छेद 2 के तहत भारत का हिस्सा मान सकते हैं। इसके लिए बस एक शर्त है, शर्त क्या कहता है जी, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पूर्व
अनुमति से, अनुमति से, याद रखिए क्या बोलना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से हम किसी भी देश को मिला सकते हैं। तो सब जानते हो कि हमारे यहाँ सिक्किम है, ठीक है जी, सिक्किम का विलय किया गया है भारत में। तो सब डेट लिखते हो गया आपको, 16 मई 1975 ये क्या मिल गया हमारे पास, सिक्किम भारत का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। याद रखिए इसके लिए 2 संविधान संशोधन करना पड़ा था, पूछा जाता है। पहला 74वां संविधान, नहीं गलत लिख रहा हूं, 74वां था जी, हाँ हाँ यही बोल था, हाँ हाँ ठीक है, 35वां, हाँ 35वां 36वां, हाँ 35वां संविधान संशोधन 1974, याद रखिएगा मोस्ट एमपी है। 35वें संविधान संशोधन करके यहाँ पर अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, ये पूछ सकता है कब क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, ठीक है जी। और यहाँ पर सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया, सह राज्य का दर्जा। समझिएगा हुआ क्या था, जैसे देश आजाद हुआ 1957 में, याद रखिएगा चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर लिया। जब तिब्बत में आक्रमण किया तो अब सिक्कों को भी लगा कि अगर हम भारत में नहीं जाते या चाइना में चले जाते हैं तो फ्यूचर में जाके हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। वो डर लगने लगा था, क्योंकि चाइना ने तिब्बत में किया तो वहाँ एक परिवार के लोगों को अलग अलग दिशा में फेंक दिए थे ताकि फ्यूचर में एक जगह इकट्ठा ना हो पाए। वही डर किसको लगा जी, सिक्किम को। तो सिक्किम ने अपने से प्रस्ताव भेजा भारत सरकार के पास, ठीक है, कि हम विलय करना चाहते थे। लेकिन सिक्किम को डर ये लग रहा था कि क्या पता भारत भी चाइना जैसे हमारे हाल कर दिया, तब ये शर्त था। तो उन्होंने क्या किया, भारत ने प्रस्ताव दिया पहले आप हमारे यहाँ आके घूम के देख लो, यदि आपको लगता है रहना है तो रह जाइए, ऐसा बोला जाता है। इसीलिए याद रखिएगा 35वां संविधान संशोधन 1974 किया जाता है और सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए अनुच्छेद 2 का जोड़ा जाता है। अब हुआ ये, सिक्किम आए तो आराम से इधर उधर घूमना चालू किए, उनको कहीं भी किसी प्रकार का पक्षपात नहीं लगा। अब सिक्किम का मन बदल जाता है, हाँ लगा भैया चाइना से अच्छा है कि हम कहाँ रहें, भारत। तो याद है कि इसके लिए फिर से नया संविधान संशोधन करना पड़ेगा और नया है जिसे कहते हैं 36वां संविधान संशोधन। याद रखिएगा क्या नाम आ जाएगा, 1975। आप समझिएगा सिक्किम, ठीक है जी, सिक्किम भारत में का, ठीक है जी, हिस्सा बना। और याद है यहीं पर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब 2 का किया गया था तो 36वां संविधान संशोधन के 2 को वापस हटा दिया गया, क्योंकि अब क्या हो गया जी, ये हमारा 22वां राज्य बन गया उस समय। तो पूछता है सिक्किम कौन सा राज्य था, 22वां राज्य था। सिक्किम कौन सा राज्य था जी, 22वां। याद रखिए 22वां राज्य हुआ उससे सिक्किम, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूछते हैं सिक्किम भारत में कब विलय हुआ, तो 74वां पूछता है जब 1965, याद रखिएगा जब 36वां के तहत इसे क्या दिया जाएगा जी, पूर्ण राज्य का दर्जा, और सन रहता है 1975 और डेट याद रखिएगा 16 मई 1975। ये दिन क्या हो, सिक्किम का भारत में विलय हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझिएगा ये हो गया, ठीक है जी, लिख लीजिएगा 36वां संविधान संशोधन, याद रखिए 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा, और कब शामिल हुआ है, 16 मई 1975। और इसके तहत फिर चेंज होगा, याद रखिएगा हमारा राज्य कितना हो जाएगा, 22वां राज्य हो जाएगा। और जो आर्टिकल जोड़े 2 का उसे वापस समाप्त किया गया था। अब समझिएगा अनुच्छेद 3 समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 3, ठीक है जी, मोस्ट एमपी है। अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3 ये कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कह रहा है, भारत के बाहर, अनुच्छेद 3 कहता है भारत के अंदर, भारत के अंदर। अब समझिएगा जी बाहर के अंदर क्या हो सकता है, पहला राज्यों का क्या होगा जी, विभाजन, विभाजन होगा।
दूसरा क्या हो सकते हैं, राज्यों का नाम परिवर्तन, ठीक है, तीसरा पॉइंट बना दो उसे। और तीसरा क्या हो सकता है, राज्यों का सीमा परिवर्तन, याद रखिए यही हो सकता है। अब राज्यों को विभाजन करेंगे, ये भी दो प्रकार का, पहला दूसरा, समझिएगा। तो राज्य का विभाजन दो प्रकार से कैसा होगा, पहला, किसी राज्य को राज्य क्षेत्र से अलग कर, क्षेत्र से अलग कर नया राज्य बना सकते हैं, समझिएगा। किसी राज्य को राज्य क्षेत्र से अलग कर नया राज्य, जैसे छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ। या दूसरा क्या कह सकते हैं, दो या दो से अधिक राज्य क्षेत्र को मिलाकर। ऐसा तो हमारे पास हुआ नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। दो प्रकार से हो सकता है, तो याद रखिएगा इसके तहत आपको देखना पड़ेगा 1 नवंबर 2000, ठीक है जी, फिर 9 नवंबर 2000 और एक 15 नवंबर 2000। 3 राज्य बनाए अनुच्छेद 3 के तहत। तो 1 नवंबर 2000 क्या आया है, छत्तीसगढ़, क्या बना, देश का 26वां राज्य, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को क्या बना जी, उत्तराखंड, कौन सा राज्य बना, 27वां, ठीक है। और 15 नवंबर क्या बना है, झारखंड, तो कौन सा राज्य बनेगा, 28वां। अब अलग कहां से हुआ है, झारखंड अलग हुआ बिहार से, ये पूछ देता है कभी कभार। उत्तराखंड अलग हुआ है यूपी से, और छत्तीसगढ़ अलग हुआ है एमपी से, ठीक है जी, याद रखिए एक कंडीशन है। अनुच्छेद 3 के तहत एक और राज्य आया है, तेलंगाना, याद है कब आया है, डेट 2014 को, ठीक है। तो लिख लीजिएगा कहीं पर, और लिख दो यहाँ पर। तो 2014 को क्या बना जी, तेलंगाना, याद रखिएगा। तेलंगाना कब आया है, तो तेलंगाना का संख्या कितना हो जाएगा, 29वां, 29वां होगा। और कहां से अलग हुआ है, एपी, अरुणाचल प्रदेश, हाँ ठीक है ना जी। एपी मतलब दो है हमारे, है ना, एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है आंध्र प्रदेश। तो ये वाला कौन सा है जी, आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 29 राज्य हो गए। उसके बाद याद रखिएगा पहले से हमारे पास कौन था, आपके पास जम्मू कश्मीर था, ठीक है। आगे घटना बताता हूं, अब समझिएगा जी। ये अनुच्छेद 3 कहता है, 3 क्या कहता है कि भारत के अंदर किसी प्रकार से राज्यों में क्या कर सकते हैं, मतलब तोड़ फोड़ आप कर सकते हो या नया राज्य बना सकते हो। कंडीशन यहां भी शर्त याद रखिएगा, शर्त याद रखिएगा, दो शर्त, पहला राष्ट्रपति के अनुमति से, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ये समझ में आया जी। आपको राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, चाहे सुसहमति से मतलब नहीं, उनको सूचित करना पड़ेगा कि भैया हम नए राज्य बना रहे हैं। दूसरा, उस राज्य की इच्छा रहे ना रहे, उस राज्य की इच्छा हो या ना हो, समझ गए जी। मतलब जैसे समझिएगा एमपी को सीजी बनाया होगा, तो एमपी में एक आदेश गया होगा, वो माने तब अच्छा है, ना माने तब अच्छा है। संसद डिसाइड कर लिया राज्य बनना है, मतलब बनना है, ये दो ही शर्तें हैं। उस राज्य को आपको नोटिस देना पड़ेगा, तभी बनाएगा ना भैया, प्रशासन कैसे चलाएगा, उस राज्य को भेजना पड़ेगा कि हम एक नए राज्य बना रहे हैं, ठीक है। तो दो शर्त याद रखिएगा, ये शर्त पहला क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, और दूसरा क्या कहता है जी, उस राज्य की इच्छा हो या ना हो। अगर मंजूरी दे दिया तुरंत अलग हो जाएगा, नहीं दिया तो भी यहाँ पर संसद क्या है, सर्वे सर्वे, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 3 कहता है, समझ में आ गया। अब समझिएगा एक और 4, अनुच्छेद 4 समझ लीजिए जी, ये क्या कहता है। अनुच्छेद 4 ये कहता है, अनुच्छेद 2 एवं 3 में, ठीक है जी, संविधान
संशोधन, ठीक है जी, 368 से बाहर है। इसका मतलब क्या समझे? अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत जब भी संशोधन करोगे उसे संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता। याद रखिएगा, अनुच्छेद 368 में पूरा अधिकार किसके पास रहता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस संशोधन को रद्द भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। जबकि ये मामले में क्या बोल दिया है, जब भी आप संशोधन कर 2-3 में, ये किससे बाहर है? 368 से बाहर है, मतलब राष्ट्रपति की शक्ति से बाहर कर दिया है। यहां पर राष्ट्रपति भी देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। कहने का मतलब है यहां पर राष्ट्रपति क्या है जी? बाध्यकारी, ठीक है जी। किसके लिए? केवल याद रखिएगा 2 और 3 के लिए उसे साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पूछेंगे तो संसद क्या है यहां पर? सर्वे सर्वा। याद रखिए, संसद कैसा है? सर्वे सर्वा। तो याद रखिएगा, ठीक है जी। यहां पर राष्ट्रपति बाध्यकारी हो गए और संसद कैसे है? सर्वे सर्वा। राज्य की भी मर्जी यहां पर नहीं चलने वाला। अब समझिएगा, यही अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक याद रखिएगा 21वें वर्णन है भाग 1 में। समझ आ गया? और भाग 1 का टाइटल क्या हो जाएगा? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। समझ आएगी? भाग 1 क्या कहलाएगा? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। 2 प्रकार के उनकी सीमा भी क्या होगी, चर्चा मिला गया, ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल कितना भाग है? 22 भाग में एक भाग कंप्लीट होता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। 3 प्रकार के राज्य देखेंगे। एक क्या कहता है? परिसंघ। दूसरा क्या कहलाता है? संघ। तीसरा भी संघ है। इंग्लिश नाम याद कीजिएगा। पहला क्या कहलाएगा? कन्फेडरल। दूसरा क्या कहलाएगा? फेडरेशन। तीसरा यूनियन। भारत कैसा है? यूनियन है, जहां राज्यों को अलग होने की पूर्णतः आजादी नहीं है। देश है तो राज्य है, अगर देश मिटा राज्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका जैसे कनाडा हो गया, वहां कनाडा आसानी से अलग हो सकता है। नाम सुने होंगे तो कभी कभी आप सुने होंगे कि अमेरिका और कनाडा में गतिरोध हो जा रहा है। हो नहीं हो रहा है जी? ये बेसिक बात है, क्योंकि वो लोग क्या किया? आपस में समझौता किए हैं। दोनों प्रशासन अलग अलग होता है। तीसरा ले लीजिएगा, पहला कौन हो जाता है? आपके परिसंघ। उसमें आसानी से अलग हो जाता है, मतलब जब तक इच्छा है तब तक रह जाओ, इच्छा नहीं तो अलग हो जाओ, ठीक है। याद देखिए 3 प्रकार हुआ है। अब देखते हैं कि हमारे पास वर्तमान में 28 राज्य 8 आया कैसे, ये घटना समझते हैं, ठीक है जी। याद रखिएगा, अब समझिएगा, भारत आजाद हुआ, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। समझिएगा, तो उस समय अखंड भारत की अगर बात करूं मैं, अखंड भारत, ठीक है जी, जिसमें अफगानिस्तान और म्यांमार को हटा दीजिएगा, 2 बच गए हमारे पास। अखंड भारत में यहाँ पर एक ले लीजिएगा भारत और एक ले लीजिएगा पाकिस्तान, ठीक है। याद रखिएगा, तो इस समय जो हमारे देसी रियासत था, देसी रियासत जिसे कहते हैं प्रिंसली स्टेट के नाम से जानते हैं, टोटल संख्या था हमारे पास 565, ठीक है। कितना है? 565। याद रखिएगा, ये कहानी देखती है। तो याद रखिएगा, तो हमारे पास भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया और यहां पर अंग्रेजों ने 3 प्रावधान किया। पहला, देसी रियासत, देसी रियासत यदि पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में मिलना चाहे, ठीक है जी। दूसरा क्या रखा? देसी रियासत भारत में, ठीक है जी, भारत में मिलना चाहे। और तीसरा है, तीसरा क्या बोलेंगे जी? स्वतंत्र। ये 3 कंडीशन था, ऑप्शन दे दिए थे। अब उस समय हमारे पास 565 देसी रियासत था, जिनमें से 13 किसमें आते थे? पाकिस्तान में। तो आसानी से कहाँ चले गए जी?
पाकिस्तान, उनके हित में था, याद रखिएगा। अब भारत में कितना था? 552, ये याद रखिएगा। भारत में कितना आ गया? 552। इस 552 को डिसाइड करना था कि कहाँ जाए, पाकिस्तान जाए या भारत जाए या स्वतंत्र रहना चाहे। तो इस 552 में 549 आसानी से मिल गया, आसानी से मिल गया, समझिएगा। 549 हो गया। हमें 3 के लिए तामझाम करना पड़ा, वो कौन था याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा हैदराबाद, सबसे पहला हैदराबाद, ठीक है जी। अब हैदराबाद के शासक कौन थे? निजाम। निजाम चाहते थे कि मैं कहां जाऊं? पाकिस्तान, समझिएगा। निजाम क्या चाहते थे? पाकिस्तान। जबकि यहां के लोग भी चाहते थे कि कहां रहे? भारत में। ये बात किसको पता चलता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या किया? पुलिस की वर्दी में, पुलिस की वर्दी में किसे भेज दिया जी? आर्मी वाली, आर्मी वाली। ये कौन जान गया? निजाम जान गया। और निजाम ये बात को कहाँ ले जाता है? यूएनओ में। तो यूएनओ का एक रूल अभी भी है कि वो किसी भी देश के अंदरूनी इंटरनल मैटर में कभी भी दखलंदाजी नहीं करते। तो निजाम को साफ साफ बोल दिया, ये भैया आपकी आंतरिक बातें हैं, इसमें नहीं कर सकता। मजबूरी में हैदराबाद कहाँ मिल गया जी? भारत में। समझ में आया क्या? तो पूछा जाता है ऑपरेशन पोलो, ठीक है जी। इसके तहत ऑपरेशन पोलो ये प्रश्न पूछा जाता है। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ है? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो क्या था? पुलिस, मतलब पुलिस के वर्दी में आर्मी को भेज दिया जाता है, ठीक है जी, ऑपरेशन पोलो, ठीक है। दूसरा जूनागढ़, ठीक है जी। जूनागढ़ की कहानी कुछ और ही है। जूनागढ़ में यहाँ के जनता क्या थे जी? हिंदू। और यहाँ पे शासक क्या थे? मुस्लिम। ये कंडीशन याद रखिएगा। अगर यहाँ पर जनमत संग्रह का यहाँ पर अगर राजा के पास पूछते तो राजा भी कहाँ जाना जाते? पाकिस्तान में। तो यहाँ पर सरदार पटेल ने क्या करा दिया जी? जनमत संग्रह, याद रखिए, जनमत संग्रह मतलब वहां पे वोटिंग दिलवा दिया, ठीक है, जिसे कहते हैं रेफरेंडम के नाम से जानते हैं। और जनमत संग्रह में क्या किया? पूरा जनता क्या बोली जी? पूरा जनता बोली कि हम कहाँ रहेंगे? भारत। तो पूछा जाता है जूनागढ़ को किसके तहत जी? जनमत संग्रह के माध्यम से भारत में विलय किया गया। ये कहानी थी, ठीक है। तो पूछेंगे जूनागढ़ कब मिला है? जनमत संग्रह, ठीक है, याद रखिएगा। कब आया है? तो ये अब हमारे पास कितना हो गया? 351 हो गया, ठीक है जी। तो जूनागढ़ कब मिला है? याद रखिए, जनमत संग्रह के माध्यम से मिला दिया जाता है। अब लास्ट देखिएगा का क्या बच गया? कश्मीर। कश्मीर की कहानी कुछ और है, ठीक है। शासक क्या हो जाएगा जी? राजा हरि सिंह। तो नाम से स्पष्ट है कि क्या शासक होगा? हिंदू। और प्रजा मुस्लिम, ठीक है जी। तो इसके पीछे कहानी है, समझिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है जी। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि कश्मीर हमारा होना चाहिए, ठीक है जी। रीजन ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना का कुछ समय उनका आखिरी समय था, याद रखिएगा, उनका तबीयत खराब था। तो इन्हें घूमने के लिए कहाँ जाना था? कश्मीर, ठीक है जी, याद रखिएगा। जब घूमने के कश्मीर जाना था तो इन्होंने पैगाम भेजाया कि हमारे जो आने वाले कहाँ? हरि सिंह के पास। हरि सिंह जानते थे कि घूमने के बहाने हमारे मिलाने आ रहे थे। तो हरि सिंह ने साफ साफ इसे क्या कर दिया जी? मना कर दिया कि आप हमारे यहाँ प्रवेश ही मत करो। किसको बोलते हैं? अली को। तो अली के दिमाग में ये आ जाता है कि हरि सिंह ने मुझे मना क्यों करा दिया, और अपना एजेंट भेजते हैं, ठीक है। तो एजेंट के साथ पता चला कि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र देश रहना चाहता है, स्वतंत्र देश, न तो भारत में जाना चाहता है, न कहाँ जाना चाहता है जी? पाकिस्तान में। क्योंकि उस समय पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी, क्योंकि वो मुस्लिम के नाम पर पाकिस्तान बनने चाह रहा था।
और भारत में मिल जाता तो भारत में स्वतंत्र नहीं रह सकता था, ये कंडीशन था। तो डिसाइड किया कि हरि सिंह ने मैं स्वतंत्र राज्य रहूंगा, ऐसा उन्हें घोषणा किया जाता है। अभी पूरा बात किसके पता चल जाता है? अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को। इसी दिन क्या कि इन्होंने, याद रखिएगा, अपने जो आतंकी लोग हैं, आतंकी मत कहिएगा, हम ये कह सकते हैं उनके जो आर्मी वाले हैं, ठीक है जी, आर्मी लिखिएगा, तो जो आतंकी आर्मी वाले थे, याद रखिएगा, आर्मी वाले, ठीक है जी, इनको कबलाई के रूप में आक्रमण करने भेज दिए। समझिएगा, आक्रमण हो जाता है और वहां पर अब लगा हरि सिंह को इसका सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो दल आ गया था। और क्या नाम दे रही, कबीलाई आक्रमण कहा जाता है, जो गोरखा जैसे रहते हैं लिप्सी, ठीक है। हुआ ये, हरि सिंह ने भारत के पास आया मदद के लिए, भारत के पास मदद के लिए। तो कंडीशन याद रखिएगा, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू आसानी से मान जाते हैं, वो तो सेना भेजने ही वाले थे ना। यहीं पर याद रखिएगा, सरदार पटेल ने बोल दिया कि आप साइन कीजिए। वो समय था 26 अक्टूबर 1947। याद रखिएगा, हम आपकी सेवा तभी करेंगे जब हमारे विलय पत्र में हस्ताक्षर करेंगे। तो याद रखिए, रात को ही आया था, उसी रात में, याद रखिएगा, 26 अक्टूबर की रात में ही विलय पत्र में हस्ताक्षर करा लिया जाता है। उसी दौरान उसको भी पता चल जाता है। पहला मैं अब जा रहा हूं ना, आप समझिएगा। देखिए, ये था हमारा कश्मीर, ठीक है जी, याद रखिएगा। कबीले आक्रमण करते करते मात्र यहां से 70 किलोमीटर दूर बस था। याद रखिए, कितना नजदीक आ चुका था। तो 26 अक्टूबर को क्या करते, साइन किया जाता है और भारत ने तुरंत अपना क्या भेजता है जी, आर्मी भेजते हैं। करते करते वापस, याद रखिएगा, एलओसी पर पहुंच जाते हैं। 100 किलोमीटर वापस खदेड़ दिया जाता है, ठीक है जी। तो यहां पर पहुंच जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, यहां पर भारत मतलब एलओसी के पास आ जाता है। अब भारतीय सेना बोलती है कि 10 दिन हमें और समय चाहिए। अगर 10 दिन का समय और मिल जाता, पूरा जो अभी जो पीओके है, ठीक है जी, वो हमारा हो जाता। लेकिन सिचुएशन ये था, उस समय भारत इतना और क्षमता नहीं था कि युद्ध वहन कर सके। मजबूरी में कहाँ चला गए जी, यूएन चला गए। जवाहरलाल नेहरू बोलते नहीं, रीजन ये भी था कि भारत नहीं सह सकता था कि और युद्ध करे, 10 दिन नहीं खींच सकता था, रीजन ये था। तो कहाँ चला गया, यूएन चला गया। और जब यूएन आया तो वहां से क्या किया जी, यूएन ने अपने मिलिट्री भेज दिया। दोनों ने क्या कर, सीज फायर कर दिया। और जहां पर कब्जा रह गया, ये क्या कहला है, एलओसी, जिसे हम कहते हैं पाक अधिकृत कस्बे के नाम से जानते हैं, रीजन ये था, वो हमारा नहीं है। अब मुद्दा अभी तक याद रखिएगा। तो यहां पर यूएन ने क्या कर जी, मध्यस्थता कर रही है, मध्यस्थता। अब मध्यस्थता क्या है, मध्यस्थता या शांति समझौता तभी हो सकता है, मतलब शर्त ये कहता है कि इधर से पाकिस्तान अपना सेना हटाए, इधर से भारत अपनी सेना हटाए, तभी होगा। जो भारत ने कोशिश भी किया, चलिए हम सेना हटाते हैं कहकर, अचानक उन्हें आक्रमण कर दिया, तब जान गया पाकिस्तान भरोसा नहीं है। अब दोनों अपनी सेना यहाँ पर लगा के रखे हैं। और एलओसी, यूएनए कब तक मध्यस्थता नहीं कर सकते थे, जब तक यहाँ पर क्या रहे हो, सेना ना हटे। और यही चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान को भी डर है, यदि सेना हटा दे पाकिस्तान, हो सकता है भारत कब्जा करे। और भारत पाकिस्तान भरोसा करता ही नहीं है। और जब तक दोनों सेना यहाँ पर है, ये समझौता नहीं हो सकता। अभी मुद्दा बना था, चाहते तो आसानी से हो सकता था। अभी मतलब अभी हाल ही में अगर 1 हफ्ता और खींचते तो हमारा पीओके अपने पास आ जाता, ठीक है जी। अचानक फिर यूएन ने क्या कर दिया, सीज फायर किया होगा, सुने होगे आप। कोई बताओ क्यों कर दे सीज फायर, ये अच्छा मुद्दा था कि पहले बार है कि सीज फायर कोई दूसरा व्यक्ति कर रहे हैं, वरना उस राज्य प्रधानमंत्री या दोनों को ही करते हैं। पहले बार अमेरिका ने धमका दिया, तो भारत क्यों मान गया, बताइए, सोचे हो जी, बताओ। हाँ, अच्छा मुद्दा है कि नहीं है, क्या हो गया अचानक से। नहीं, भारत ने टारगेट किया उनका एयर बेस,
जिसका एक पता था जैसे भी रहे परमाणु वाला, ये मुद्दा था, याद रखिएगा। अभी भी मुद्दा है ना जी, अमेरिका पाकिस्तान में जो पहाड़ी है, क्या पहाड़ी नाम भूल गया हूँ, वहां पर परमाणु का क्या हो, रेडिएशन फैलना प्रारंभ हो चुका था। सोर्स ये पता चल रहा है कि जो परमाणु है वो अमेरिका वालों का है, यही दिक्कत। ठीक है जी। तो अगर मान लीजिए और युद्ध चलता तो हो सकता है परमाणु क्या होता, पाकिस्तान तो जाता ही, लेकिन अमेरिका ने बहुत सारे परमाणु कहाँ रखे, वहीं पर रखे, वो नुकसान हो जाता है। इसीलिए आनन फानन में अमेरिका एक्टिव हुआ है। और अमेरिका याद रखेगा 7 तारीख से ना, याद रखिए जो चल रहा था 7 तारीख से एक्टिव, 7 मई से, और हम लोग अटैक कब किए हैं, 9 तारीख से। समझ में आ गया। भारत भी आ गया था, जैसे भी रहा रीजन यही था परमाणु वाला, लेकिन सभी विरोध करे जैसे सिचुएशन भी रहा हो, याद रखिए। इसीलिए भारत ने क्या बोला जी, अभी सीज फायर है, रोका नहीं है युद्ध। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, एक भी यदि आतंकी गतिविधि होता है तो क्या बोले, एक्ट ऑफ वार नाम जाना जाएगा, मतलब दोबारा युद्ध छिड़ जाएगा। और इसका सबसे बड़ा खासियत ये हुआ, जो समझौता था, क्या समझौता जी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, याद रखिएगा, ये भारत के पक्ष में आ गया। इससे पहले बड़ा बड़ा युद्ध हुआ होगा, याद रखिएगा, कारगिल, तो भी समझौता नहीं किया गया था। अब इसका परिणाम क्या हुआ जी, सिंधु नदी अब भारत के पास कंट्रोल में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिला बस। अब सिंधु नदी को जब चाहे तब भारत छोड़ सकता है, जब चाहे रोक सकता है। अब भारत पहले क्या था, इस सिंधु नदी में किसी भी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण नहीं कर सकता था। अब समझौता क्या हो, रद्द हो चुका है। अब भारत क्या करेगी जी, 80% जल कहाँ जा रहा था, पाकिस्तान में, पूरा भारत में लाएगा, टाइम लगेगा। हो सकता है राजस्थान जो क्या था सूखा, वो आने वाले समय में क्या हो सकता है, हरा भरा हो सकता है। ठीक है, तो इसी वजह से रोका गया था, ये युद्ध था। अब अचानक आएंगे एलओसी, याद रखिए 1962 में युद्ध हुआ था भारत के समय चाइना के साथ, जिसमें चाइना भारत को बुरी तरीके से पराजित किया जाता था। सबको याद है कि नहीं है जी, 1965 में, याद रखिएगा, भारत हारा है चाइना से। उस समय याद रखिएगा जो हिस्सा था हमारा, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, वो कहाँ चला गया है, चीन में। और यहीं से क्या निकल रहा है, वन बेल्ट नेशन। ठीक है, भारत तो कहने की यहीं से क्या निकल जी, वन बेल्ट सबसे बड़ा है जो पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ठीक है, याद रखिए, ये था हमारा अखंड भारत। ठीक है, अब आगे बताता हूँ, समझिएगा। तो भाग एक बेसिक क्या कहा, ठीक है जी, राज्य क्षेत्र एवं संघ क्षेत्र के बारे में। ठीक है, समझिएगा। तो हम लोग 1947 तक, ठीक है जी, हमारे पास 552 देसी रियासत का क्या हो गया, आ गया है। अब समझिएगा 552 ये रियासत थे, तो यहां पे तय किया यदि ये परिसंघ के रूप में होता तो परिसंघ के रूप में शामिल करना भारत के लिए आसान नहीं था। इसलिए सरदार पटेल को दायित्व दिया गया। दायित्व क्या कि भारत में विलय हो, भारत में क्या हो जी, विलय हो। तो विलय करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने क्या बोला, संघ होना चाहिए, क्योंकि परिसंघ होता तो कभी भी अलग हो जाता, और पॉसिबल नहीं है कि एक देश में 500 छोटे छोटे देश रहे, वो कभी भी अलग हो जाता। इन्हें क्या दिया, संघ आया। अब याद रखिएगा, तो जितने 552 देसी रियासत, उनको भारत में विलय करने के लिए 3 लोगों का हाथ था। पहला सरदार पटेल, याद रखिएगा, सरदार पटेल। दूसरा वीपी मेनन, और तीसरा क्या था जी, माउंट बेटन। ये 3 लोग थे जो क्या किए हैं, जो 552 देसी रियासत है भारत में विलय करा लिया जाता। नाम पूछा जाता है सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंट बेटन, तीनों के नेतृत्व में 552 क्या बन जाता है, भारत। और वर्तमान में अगर बात करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी, 26 जनवरी 1950, ठीक है, याद रखिएगा, जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे पास कितना थे, 14 राज्य और 6 क्या थे, संघ शासित, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश। ये घटना याद रख लीजिए। समझ आ गया।
अब कंडीशन देखते हैं आगे और क्या हुआ। ये अभी क्या है, 14 राज्य 6 संघ शासित प्रदेश, ठीक है। अब अचानक से पहले ऐसा नहीं था हमारे, है ना, ये लिख लीजिएगा। तो 26 जनवरी 1950 से इतना आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझिए थोड़ा सा, 552, ठीक है जी, इन्हें 4 टुकड़ों में बांटा गया और नाम क्या दे दिए, ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य, डी राज्य। पहले ऐसा था, मतलब पूरे देश जो 552 देशी रियासत है भारत में मिला, इन्हें कितने नाम जानेगी, 4 राज्यों में बांटा है, ए बी सी डी, ठीक है। ए को कहते हैं ब्रिटिश प्रांत, कितना जानते, ब्रिटिश प्रांत याद रखिएगा, जिसे कहते हैं प्रोविंस स्टेट के नाम से जाना जाता था। उस समय की संख्या कितनी थी, 9, ठीक है। जो बड़े बड़े जो देशी रियासत थी, प्रिंसली स्टेट, देशी रियासत, उनकी भी संख्या कितना था जी, 9, ठीक है। अब उस समय था हमारे पास कमिश्नरी प्रांत, कमिश्नरी प्रांत, कमिश्नरी प्रांत वो होते थे जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया है, जैसे पश्चिम बंगाल हो गए, बॉम्बे हो गए, चेन्नई हो गए, बड़े बड़े नगर, वो क्या कहते हैं, कमिश्नरी प्रांत। इनकी संख्या कितना था जी, 10, ठीक है। और एक क्या था आपके पास, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित, केंद्र शासित प्रदेश था, उनकी संख्या कितना है, 1। तो मिलाए कितना हो गया, 29 राज्य हुआ, हुआ कि नहीं हुआ जी, 29 राज्य हो गया। 8 8 16, अरे 8 8 सॉरी 9 9 18, 18 10 28, 1 29। ये उस समय की घटना था। कब की है ये, 1950, संविधान लागू होते समय। अब रीजन ये था, 1 मिनट में बता रहा हूं, फिर लिखिएगा, देखिएगा जी। भारत में अचानक से राज्य की मांग उठने लगा। कैसे लगा वो आपको बता रहा हूं, कि ये इतना बड़ा समूह को क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, इतने बड़े को बी नाम दे दिया, ऐसे करे कहीं पे ऐसे सी नाम दे दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कहीं ए राज्य यहाँ पे आ रहा है, कि ए राज्य यहाँ पे आ रहा है, कहीं बी राज्य यहाँ पे, बी राज्य यहाँ पर। तो अचानक जनता ने मांग किया, समझिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, मराठी मान ले जाए, यहाँ पे सिंधी बोल रहा है तो भी ए राज्य में आ रहे हैं, या यहाँ पर उर्दू बोल रहे हैं तो भी ए राज्य में आ रहे हैं। इससे लोगों को उन्होंने क्या है जी, मतलब अजीब सी सिचुएशन हो गया था। और अचानक याद रखिएगा, पूरा विलय होने के पश्चात जनता ने मांग किया कि भाषाई आधार पर क्या होना चाहिए, पुनर्गठन होना चाहिए। ये मांग होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आपस में मिक्स हो जा रहे थे, किसी को बता नहीं पा रहे थे, संस्कृति एक जैसा हो गया है। याद रखिए, जैसे कि गुजरात में हम जानते हैं गुजराती कल्चर है, तो वहीं पर आपको पाकिस्तान में मिलेगा जो कल्चर था, तो पूरा मिक्स हो जा रहा था। इसीलिए क्या किया, इसे दूर करने के लिए अलग से क्या किया, वहां के जनताओं ने क्या किया जी, मांग किया। और मांग क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है, याद रखिएगा, लिख लीजिए, फिर बता रहा हूं, ठीक है जी। ये समझ आया कि मतलब इसकी संख्या फिक्स नहीं था। तो मांग क्या उठा, मांग उठा भाषाई आधार पर। भाषाई आधार पर क्या होना चाहिए जी, पुनर्गठन। भाषाई आधार पर क्या होना चाहिए, पुनर्गठन। तो सबसे पहले याद है, एक समिति गठित किया जाता है, 3 समिति याद रखिएगा, ठीक है जी। पहला समिति का नाम बोलो, 1 मिनट में, हाँ समझिएगा। पहला आज जैसे हम लोग कहते हैं धर आयोग, पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, धर आयोग, ठीक है जी। गठन किया गया 1948 में और रिपोर्ट सौंपा 1948 में, ठीक है, याद रखिएगा। तो धर आयोग ने मना कर दिया, क्या बोला जी, कि भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, साफ साफ मना कर दिया, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। अब जैसे और विवाद बढ़ना चालू हो गया, अचानक JVP राव समिति गठित किया, समिति
मोस्ट टाइम पे याद रखिएगा, इस जेवी समिति में नेहरू थे, ठीक है जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल शॉर्टकट में, ठीक है, और तीसरा नाम था जिसे हम लोग कहते हैं पट्टावी सीता रमैया, ठीक है, ये 3 लोग थे, याद रखिएगा। तो इसे क्या कहते हैं, जेवीपी समिति के नाम से जाना जाता है। इन्हें गठन किया गया 1948 में और रिपोर्ट सौंपा कब, 1949 में। तो रिपोर्ट में इन्होंने भी कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना राज्य के हित में नहीं है, इन्होंने बोल दिया, याद रखिएगा। अब जैसे रिपोर्ट आया, शांति चल रहा था, अचानक से याद है फिर से अब आंतरिक रूप से दंगा होना प्रारंभ हो जाता है। तो पहला समिति पूछा, धर आयोग कब आया है, 1948 में, भाषाई के लिए गठित होना प्रथम समिति था। दूसरा कौन था, जेवीपी समिति, उन्होंने भी क्या किया जी, भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने को साफ साफ मना कर दिया। अब हुआ ये, आनंद फानन में एक व्यक्ति थे, याद रखिए, जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश की, नाम सबको याद होगा, पोट्टी श्री रामल्लू, ठीक है जी, याद रखिएगा, ये कहाँ का थे, आंध्र प्रदेश की। और ये भैया ये तय कर लिया मुझे भाषाई आधार पर राज्य बनाना है, और किसमें बैठ गए, भूख हड़ताल, याद रखिएगा। भूख हड़ताल मतलब होता है पानी बस लेना, ठीक है जी, याद रखिएगा। और भूख हड़ताल करते करते 56वें दिन कहाँ चले गए, स्वर्गवास, ठीक है। जैसे स्वर्गवास हुआ, बहुत ही ज्यादा क्या हो गए जी, हिंसा गतिविधि प्रारंभ, याद रखिएगा। तो प्रथम था आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा, क्योंकि पोटेश्वरी का मान था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है जी, तेलुगु वाली, ठीक है जी। तो क्या बोला कि तेलुगु आधार पर हमें राज्य चाहिए, मांग कर रहा था। और भूख हड़ताल में बैठते हैं, 56वें दिन क्या होता है जी, स्वर्गवास। और ब्लॉदर हिंसा को जानते हो, उससे भी 4 गुना क्या हो गया, ये हिंसा हो गया। आनंद फानन में 1 अक्टूबर 1956, ठीक है जी, प्रधानमंत्री क्या नाम है, नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या घोषणा कर दिया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, क्या बन गए, आंध्र प्रदेश। तो पूछा जाता है भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश, और भाषा क्या रही होगी, तेलुगु, ठीक है। कब आया, 1 अक्टूबर 1956 आंध्र प्रदेश बन जाता है। अब देखिए यहां पर नेहरू जी ने गलती कर दिया फिर, कि दंगा को शांति करने के लिए क्या आंध्र प्रदेश बना दिया, और जैसे आंध्र प्रदेश बना उधर गुजराती बोल रहे हैं हम लोग क्या बिगाड़े हैं, ठीक है, मराठी बोल रहे हैं हम लोग क्या बिगाड़े हैं। अब ये दंगा बहुत स्तर में फैलना प्रारंभ हो गया, और विश्व मतलब भारत में क्या हो गया जी, हम ये कह सकते हैं कि सरकार अब अस्थिर होना प्रारंभ हो जाता है, जिसे निपटने के लिए अंतिम समिति गठित किया जाता है। लिखिए क्या, लिखिएगा, ठीक है जी, धोखे से किया जाता है ना, ये शांत करना चाहता था, कार्यक्रम उल्टा हो जाता है, और सभी राज्यों ने डिमांड कर दिया, मराठी वाले क्या बोल रहे हैं जी, महाराष्ट्र चाहिए, गुजराती वाले गुजरात चाहिए, पंजाबी वाला पंजाब चाहिए, ऐसा बोल रहे थे, असम वाले असम में, सब डिमांड करना प्रारंभ कर चुके थे, ठीक है। हुआ ये आनंद फानन में 1953 में पुनः, ठीक है जी, पुनः क्या हो जाएगा जी, वो कौन बता रहा हूं, फिर रिपोर्ट भी देता हूं, दूसरा लिखो जी, पुनः राज्य पुनर्गठन आयोग की क्या हुआ जी, स्थापना, याद रखिएगा। तो किसके, जिसे हम लोग कहते हैं फजल अली आयोग, याद रखिएगा। कभी इसी बारे में डिटेल अगर पूछ देता है तो डेट याद लिखिएगा, 22 दिसंबर 1953, एग्जैक्ट डेट याद रखिए, कब गठित हुआ, 22 दिसंबर 1953, बेसिक 1953 पूछता है। अब डेट पूछे, याद रखिए कब हुआ जी, 22 दिसंबर 1953 में ये आ जाता है। और फजल अली कौन थे, सर्वोच्च न्यायालय की
सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और साथ में 3 लोग थे। पहला ये हो गए फजल अली, दूसरा कुंजरू, HN कुंजरू, तो कुंजरू बस नाम याद कीजिएगा, ठीक है। और तीसरा फणिकर, तीसरा कौन था? फणिकर। ये 3 लोग आए, ठीक है जी। कौन कौन? फजल अली, कुंजरू, फणिकर। एक आयोग फजल अली आयोग, क्या था? पुनर्गठन राज्यों के लिए, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 30 सितंबर 1955 को सौंपा। मोस्ट एमपी, कई जगह आपको 1956 भी मिलेगा, एक ही मतलब है, ठीक है। ये एग्जैक्ट डेट का है जी, 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट सौंपा। और रिपोर्ट में बोला कि भाषाई आधार पर क्या होना चाहिए? भाषाई आधार पर राज्यों का क्या होगा जी? पुनर्गठन। और सिफारिश किया 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। इन्होंने सिफारिश किया, क्या सिफारिश किया जी? 14 राज्य होगा और साथ में 8 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। इन सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने 14 राज्य बनाया और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ये माना जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है जी। कब आ गया? तो 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश वहां पर आ जाते हैं। घटना याद रखिएगा, समझ में आ गया? तो कौन सा याद रखिए? फजल अली आयोग गठन कब किया गया था? ये भी याद रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए। कब हुआ है? 22 दिसंबर 1953। रिपोर्ट कब सौंपा? 30 सितंबर 1955। सिफारिश क्या किया? भाषाई आधार पर राज्यों का क्या होगा जी? पुनर्गठन, ठीक है। और 14 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश सुझाव दिया जाता है, लेकिन माने क्या जाता है भारत सरकार के द्वारा? 14 राज्य, 6। कब माना? 1 नवंबर 1956। लिख लीजिए, डेट कब आया? 1 नवंबर 1956। इसीलिए मध्य प्रांत गठन हम कब मनाते हैं? एमपी का 1 नवंबर। अधिकांश का आपको क्या मिलेगा? 1 नवंबर। समझ आ गया? अभी और ट्विस्ट देखते हैं। ये नहीं पूछेगा ना कौन सा राज्य था, इतना बेसिक याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो जी, आगे बढ़ो। टाइम हो गया जी, खत्म करता हूँ, लास्ट टॉपिक है, ठीक है। अब समझिएगा, जैसे चल रहा था 1966 में एक आयोग आता है, शाह आयोग। शाह आयोग याद रखिएगा, शाह आयोग भी था किसके लिए जी? राज्यों के किसके लिए? पुनर्गठन के लिए। याद रखिए, ये पूछा जाता है शाह आयोग कब आया? 1966 में। तो आप नाम जानते हो, पेप्सू, ठीक है जी। पेप्सू इसे कहते हैं पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन संघ। क्या बोलेंगे जी? संघ। स्टेट मतलब क्या हो जाएगा? संघ, स्टेट संघ। ये था पेप्सू का फुल फॉर्म, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। कब आया है? 1966 में। अब यहां पर 4 राज्य टूट के आएगा, ठीक है। पंजाब बहुत बड़ा था, याद रखिएगा। जो पंजाबी बोले क्या बन जाएगा जी? हाँ, पंजाब। जो हिंदी बोले क्या बनेगा? हरियाणा। समझ में आया? हिंदी क्या बोलेंगे? हरियाणा। और जो पहाड़ी क्षेत्र है क्या बना देंगे? हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। और जो विवादित था किसको लेकर? पंजाब और हरियाणा को लेकर, वो क्या बना? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या था? विवादित। समझ में आ गया? तो चंडीगढ़ क्या बन गया हमारे पास? यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो ये पूछता है 1966 में क्या आया है? पंजाब आया है, हरियाणा आया है, हिमाचल प्रदेश और यूटी आया है। इस प्रकार अगर देखो 1966 यहाँ पर कितना राज्य हो जाएगा? टोटल हो जाए 16 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है, ठीक है। बाकी कल कंटिन्यू करूंगा, यहाँ तक लिखिएगा और बचा है अभी।
ठीक है जी, कल कंटिन्यू करूँ और बचे बताने इसमें।